everyone. Hi, this is Mitali. Welcome to evidyarthi.in. चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी के साथ। इससे पहले हमने क्या समझा है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? किसी भी बॉडी का मोशन में आने से जो एनर्जी डेवलप होती है उस ऑब्जेक्ट में, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, राइट? तो चलो, ये तो आपको रिवाइज हो गया, बट नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? अब मैंने था कि काइनेटिक और पोटेंशियल हम जब भी पढ़ेंगे वो हमेशा हमारे ऑब्जेक्ट के स्टेट से रिलेटेड होता है, यानी कि या तो ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है। तो यहाँ पर अभी हमें अपना हिंट मिल ही गया है कि किसी भी बॉडी के रेस्ट में होने से, यानी कि स्टोर्ड काइंड ऑफ एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाती है। हाउ? बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट। तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको इसको समझना है ना, तो स्टोर कब होती है एनर्जी? आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब भी हम सो के उठते हैं, ऐसा क्यों होता है कि अच्छी नींद लेने के बाद अगर अच्छे से नींद पूरी हुई है तो क्या होगा? हमारी बॉडी में उठने के बाद बिल्कुल हम एनर्जाइज्ड फील करेंगे और हर काम को, जितनी भी मोशन वाले काम है या जो भी काम है, पढ़ना, लिखना, उठना, भागना, दौड़ना, कुछ भी, ठीक है, हम बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं। तो वो क्यों होता है? बिकॉज हमने अपनी बॉडी को, अभी हम इसे कैसे समझते हैं कि हमने अपनी बॉडी को रेस्ट दिया है, बट एक्चुअल में वहां पर हमारी बॉडी में क्या स्टोर हुआ था? पोटेंशियल एनर्जी। और उसके बाद जब भी हम मोशन में हमारी बॉडी को लेकर आए, देन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। यस, तो आपको एकदम जैसे ही मैं मोशन बोलती हूँ, काइनेटिक एनर्जी आपको याद आ जाना चाहिए। सिमिलरली जब भी हम स्टोर्ड या कंजर्व्ड एनर्जी की बात करेंगे, सो पोटेंशियल एनर्जी इज द आंसर। ठीक है, सो अब सबसे पहले मैं आपको कुछ एक ऑब्जेक्ट दिखाती हूँ। अभी आपको याद होगा, ऐसे कुछ गेम्स हमने बहुत खेले हैं, दूसरे के हाथ पे ऐसे हैंकी से मारना, और एक्चुअल में ये लगता भी था, है ना? सिमिलरली एक और चीज आप यहाँ पे देखो कि जब भी हम किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, तो यहाँ पर भी क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई एक एनर्जी कंजर्व्ड है। कैसे कंजर्व्ड है? एंड व्हाइल स्ट्रेचिंग, मैं यहाँ पे इसे स्ट्रेच कर रही हूँ, दैट मीन्स कोई एनर्जी की वजह से यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हो पा रहा है। तो ये रबर बैंड में प्लस इस हैंकरचीफ में जब हम इसको ऐसे टच करते हैं या फिर जब ये किसी को हिट करता है, तो कैसे हिट किया या फिर किसी को हर्ट क्यों हुआ है? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर थी, और कौन सी एनर्जी स्टोर थी? वो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो आई होप आपको ये एवरीडे एग्जांपल्स ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे, आपको ये क्लियर हुए हो। और अगर आपको ये, तो मेरे साथ और ऐसे एग्जांपल्स भी शेयर करो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के। What we have, अब ये तो हमारे सबके घरों में हमने बचपनों में इसे बहुत कलेक्ट करा है। क्ले वाले पिगी बैंक्स होते थे, और तोड़ने का तो अलग ही मजा होता था, है ना? तो क्या करते थे तोड़ने के लिए? कभी आपने ऐसे किए कि इसे ऐसे मार दिया और गिर गया? जनरली इसे उठाते हैं और इसे फेंकते हैं और आवाज बहुत तेज आती है ना? तो क्यों हुआ है ऐसे? उसके पीछे भी आपके पोटेंशियल एनर्जी का ही काम है। कैसे? Whenever we raise a piggy bank, जब हमने किसी भी चीज को एक हाइट पे रेज किया है और उसके बाद उसे धड़ाम से छोड़ दिया, तो उसकी एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है। कौन सी एनर्जी थी सबसे पहले उसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही हमने उसे छोड़ा तो हमारा पिगी बैंक मोशन में आ गया, और मोशन में आने की वजह से कौन सी एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है? काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल। चलिए अब हम अगर आगे देखते हैं, सिमिलरली क्रैकर्स, जितने भी दिवाली के टाइम पे या बहुत ज्यादा शौक होता है वैसे भी लोगों को पोल्यूशन फैलाने का, तो क्रैकर्स की अगर हम बात करें, क्रैकर्स के साथ क्या होता है? इसके अंदर भी एक स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, सिमिलरली जब हम इसको इग्नाइट करते हैं, यानी कि जब इसको जलाया जाता है, तो वो हमें कैसे दिखती है? हीट एंड लाइट में शो होती है। तो अगेन यहाँ पर जो एनर्जी कंजर्व थी, stored थी, that was the potential energy. Now in this case also, whenever we stretch anything, अभी मैंने आपको रबर बैंड के साथ भी दिखाया, सिमिलरली किसी भी चीज को लाइक बो एंड एरो, अगर हम उसे स्ट्रेच करेंगे, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, तो स्ट्रेच करने पे बॉडी में एक एनर्जी कंजर्व हो रही है,
और वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो आई होप अब आपको पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया अच्छे से समझ आ चुका है कि बेसिकली कौन सी एनर्जी है और कैसे हम ये जान सकते हैं कि बॉडी में एनर्जी के कंजर्व होने से, मतलब बॉडी जब रेस्ट में है तो वहां पर भी कोई ना कोई काम बॉडी में जरूर चल रहा है जिसकी वजह से वो स्टोर्ड एनर्जी को हम यूज कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा? इन ऑल द अबव एग्जांपल्स द एनर्जी गेट्स स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। तो हमने बाकी जितने भी अभी तक एग्जांपल्स डिस्कस करे हैं उनमें हमने क्या देखा है कि हमारे ऑब्जेक्ट पे कहीं ना कहीं पे वर्क डन हुआ है। कैसे? चाहे किसी भी क्रैकर को इग्नाइट करना, बॉडी को स्ट्रेच करना, रबर बैंड को स्ट्रेच करना, तो ये सब क्या एग्जांपल्स थे? वर्क डन के। ठीक है, Does the stored energy in an object by virtue of its position or configuration, यानी कि उसकी शेप में अगर चेंज आता है या फिर उसकी पोजीशन की वजह से जो बॉडी में एक एनर्जी है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। राइट नाउ इन केसेस अबव व्हेन द ऑब्जेक्ट केम इनटू मोशन एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक। तो ये भी हमने बहुत क्लियरली देख लिया है कि जैसे ही रिमेंबर द एग्जाम्पल, पिगी बैंक को अगर छोड़ेंगे तो नीचे जाके धड़ाम से टूट जाएगा, गिरेगा। राइट, तो यानी कि हमारी जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुई है मोशन वाली एनर्जी में। मोशन वाली एनर्जी क्या है? देख पा रहे हैं। ठीक है, therefore the energy is getting transferred from one to another। और ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होती है, इनफैक्ट वो हमेशा कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन का ही हिस्सा बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या है? पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हुई है। तो हम क्या कह सकते हैं? टुगेदर पोटेंशियल और काइनेटिक को एक साथ अगर हमें बात करनी है या हमें उसे डिनोट करना है, देन वी टुगेदर कॉल इट एज मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हमारी कौन सी एनर्जी हुई? मैकेनिकल एनर्जी। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का। सो व्हाट वी हैव डन हियर, हमारे पास अगेन एक बॉय है हु इज ऑन अ स्लाइडिंग राइड। ठीक है, तो अगर ये स्लाइड कर रहा है तो स्लाइड में ऐसा तो है नहीं कि वो इस एरिया में अपने आप सबसे पहले उड़ के पहुंच गया है, ऐसा तो नहीं हुआ था। ये स्टेयर्स के जरिए उसने हाइट गेन करी है। राइट, तो ऐसे ही से समझते हैं एज द बॉय फॉर अ स्लाइड। तो जैसे जैसे ये जो बॉय है व्हेन ही इज गेनिंग द हाइट, जैसे ही वो स्लाइड पे चढ़ने के लिए हाइट को गेन कर रहा है, सो ही इज स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हाइट पे रेज किया जाता है या फिर जब वो हाइट गेन करता है तो हम क्या कह सकते हैं? दैट द बॉडी इज गेनिंग पोटेंशियल एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द हाइट। तो हमने क्या समझा यहाँ पर कि जैसे जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट इंक्रीज होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगा। सो हियर वर्क इज बीइंग डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्योंकि बॉडी अर्थ के सरफेस से थोड़ा दूर निकल रही है, दैट मीन्स कि हमारी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर। The energy stored in such an object is the gravitational potential energy। तो हाइट रेज करने की वजह से जो वर्क डन हुआ है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, उसको हम क्या कह सकते हैं? दैट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a point above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to that point against gravity। तो बेसिकली हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे अब डिफाइन कर सकते हैं कि जितना भी वर्क डन हुआ है इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट अप टू अ सर्टेन हाइट अगेंस्ट वर्किंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, सो दैट एनर्जी विल बी नोन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए सो वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी हमने कहां पे रिलेट कर दिया? वर्क डन से रिलेट कर दिया। सिमिलरली अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का याद है तो काइनेटिक में हमने क्या किया था? अपने एग्जाम्पल से काइनेटिक को भी हमने वर्क डन से ही रिलेट किया था। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने देखा किस तरीके से एक हाइट में रेज होने से, एनर्जी इंक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? वर्क डन हो गई अगेंस्ट द ग्रेविटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट वी कैन से
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू दी वर्क डन। और हमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगेन मैंने वही पुट किया है कि वी हैव फोर्स एंड दी डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। एक फोर्स लगाई गई है ऊपर जाने के लिए और डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, वी आर कंसीडरिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। तो यहाँ पर हमने ये छोटा सा जो क्यूब लिया है इसका मास हम m ले लेते हैं, ठीक है, रेज थ्रू अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने रेज किया है एक हाइट से, तो हाइट इसकी हो गई हमारी h, ठीक है। नाउ द फोर्स इज अप्लाइड अगेंस्ट ग्रेविटेशन। अब एक फोर्स अप्लाई करी गई है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जितना फोर्स हमने अप्लाई किया है उस ऑब्जेक्ट को इस हाइट से इस हाइट तक ले जाने के लिए वो कितना होगा इस ऑब्जेक्ट के वेट के अकॉर्डिंग। और वेट हमें क्या पता है, वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे पिक्चर में आया, आपको समझ आया। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स किसके बराबर होता है, वेट के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसकी जगह पे mg डिनोट किया प्लस द डिस्प्लेसमेंट एंड हियर द डिस्प्लेसमेंट विल बी द हाइट। जितना हाइट पे उसे रेज किया गया है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमने h ले लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ गया, mgh। सो वी कंक्लूडेड एनर्जी गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल्स टू mgh, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ किस तरीके से हमने पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया है। नाउ द हाइट विल ऑलवेज बी टेकन विद रेफरेंस टू सम ग्राउंड लेवल और जीरो लेवल दैट वी चूज। जो भी हमारा ग्राउंड लेवल होगा वो कई बार कोई टेरेस हो सकती है, हमारा अर्थ का सरफेस हो सकता है, इन केस मैं जिस भी फ्लोर पे यहाँ पे खड़ी हूँ तो वो भी मैं लेके चल सकती हूँ। तो हमारे जितने भी मीडियम्स होंगे जहां से हम हाइट को कैलकुलेट करेंगे दैट कैन वेरी, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। सो द वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट और फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट ऑन द पाथ अलोंग व्हिच द ऑब्जेक्ट मूव। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, सपोज कोई भी पाथ है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक इनिशियल और फाइनल पोजीशन ये है, सिमिलरली सेम ऑब्जेक्ट का अगर पाथ हम थोड़ा सा चेंज कर दें, फॉर सपोज मैंने उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम रखा है बट देन द पाथ इज चेंजिंग। तो अगर पाथ चेंज होता है इसका मतलब ये नहीं है कि उस पे वर्क डन कुछ अलग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर उस पे जो एनर्जी हुई है, जो उस पे एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, जो वर्क डन हुआ है दैट विल रिमेन same, okay. So this is all about your potential energy. In the next lecture we'll start with the law of conservation of energy. So up till then stay tuned with us, keep learning, keep watching, bye bye.